Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to complete the biological method. So let's move to the classboard. So dear students, biological method, and we have studied number 1, observations, the first step. Number 2, the second step, that was organization. Of data that has been made by using the observations. And the third step, that was hypothesis formulation. Clear? So dear students, we have learned in the previous lecture that there are two major ways of formulating the hypothesis. So there are two major ways of formulating hypothesis. जी तो डियर स्टूडेंट्स, वो दो वेज कौन से हैं? दैट इज नंबर 1, deductive reasoning, in which we move from general to specific. याद है ना आपको? In which we move from general to specific conclusions. Clear? And a second major method was inductive reasoning, and it moves from specific to general. क्लियर? और इस पे डिटेल्स हमने बात की थी और विद एग्जांपल्स. अब डियर स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो ये तो हो गए दो मेजर वेज. इसके अलावा भी कुछ तरीक़ेकार हैं, कुछ और भी वेज हैं जिसके ज़रिए हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन की जा सकती है, बट वो प्रेफरेबल नहीं है. लेकिन इन द पास्ट या फिर समटाइम्स उसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है, जिसके ज़रिए हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन पे हेल्प मिल सकती है. सो दीज आर द other ways of hypothesis formulation. So there are 5 other ways of hypothesis formulation which have been listed in our book. So let's have a look on them. Number 1 is intuition. Or imagination. Number 2 is aesthetic preference. Number 3 is religious or philosophical ideas. Number 4 is
comparison and analogy and number 5 is discovery of one thing while looking for other। क्या? तो आइए जरा इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि अदर वेज का क्या मतलब है यहां पर। सो फर्स्ट वन, इंट्यूशन और इमेजिनेशन। आप अब इसको इन अदर वेज को ये भी कह सकते हैं, दीज आर नॉन रीजन बेस्ड आइडियाज। क्लियर? सो नॉन रीजन बेस्ड वेज ऑफ फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, क्योंकि पहले दो इनमें रीजनिंग इस्तेमाल हो रही है, इसमें लॉजिक इस्तेमाल हो रही है, मंतक का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्लियर? जबकि ये जो 5 तरीकेकार आपको बताया कि हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन के, डियर स्टूडेंट्स, इसमें लॉजिक इस्तेमाल नहीं हो रही। क्लियर? तो इसमें पहली बात हो, ये आपने क्लियर, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि जो 5 अदर वेज हैं, द 5 अदर वेज ऑफ फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, इनमें लॉजिक इस्तेमाल नहीं होगी, इसमें कोई इफ एंड देन वाला कोई चक्कर नहीं होगा। क्लियर? तो आइए पहले बात करते हैं इंट्यूशन और इमेजिनेशन। इंट्यूशन और इमेजिनेशन, आपने सुना होगा लव एट फर्स्ट साइट। क्लियर? कि आपको कोई भी चीज पहली नजर में बहुत पसंद आ जाती है, कोई भी चीज हो सकती है, वो गाड़ी हो सकती है, वो फूल हो सकता है, एनीथिंग एनीथिंग। ठीक है? जो आपको पहली नजर में कोई चीज पसंद आ गई, तो आप यहां पर आपने उसके पसंद आना, वो आपने सोच समझ कर नहीं किया। उसकी पसंद जो है वो सोच समझ कर नहीं की, बस आपको वो चीज दिखने में बहुत खूबसूरत लगी है। क्लियर? सो इमेजिनेशन और इंट्यूशन इसे कहते हैं। दीज आर द इंस्टिंक्ट्स, ये हमारे बिल्ट इन चीजें हैं जो कि हमें खूबसूरती अट्रैक्ट करती है, या कोई अच्छी चीज या भी कोई और चीज, एनीथिंग। क्लियर? तो इमेजिन किए, इमेजिनेशन के जरिए कोई ख्याल आ गया दिमाग में जो कि हमने देखा। सो दिखने में फर्स्ट, लव एट फर्स्ट साइट, इसको इस सादा लफ्ज़ों में मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि दैट इज कॉल्ड एज इंट्यूशन और इमेजिनेशन, जिसमें लॉजिक का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। इस तरह से भी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन में हेल्प मिलती है समटाइम्स। द सेकंड वन इज एस्थेटिक प्रेफरेंस। प्रेफरेंस कहते हैं तरजीह को। ठीक है? आप किसी भी चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं किसी चीज़ के दूसरी के ऊपर, और एस्थेटिक कहते हैं ब्यूटी। तो ब्यूटी को प्रेफरेंस किया जाता है, यानी कि आप जो ब्यूटी बेस्ड चीज़ें होती हैं, जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं, उनको प्रेफर करना। तो ये चीज़ यानी आप सोच समझ कर नहीं करते। एक जो चीज़ आपकी आँख को अच्छी लग रही है और आपको, या फिर आप लाइक आपको कोई खाना अच्छा लग रहा है, ठीक है, या कोई खुशबू अच्छी लग रही है, कोई साउंड्स अच्छी आपको लग रही हैं, कोई तिलावत है या एनीथिंग लाइक दैट, तो दैट इज कॉल्ड एज ब्यूटी प्रेफरेंस और एस्थेटिक प्रेफरेंस। ठीक है? तो ब्यूटी बेस्ड यानी कि कोई चीज़ है और आपके सामने और आप उसको इस्तेमाल कर लें हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन में, सो दैट इज कॉल्ड एज एस्थेटिक प्रेफरेंस। यहाँ पर ब्यूटी को आपने प्रेफर किया, तो इसमें कोई लॉजिक इस्तेमाल नहीं हुई। क्लियर? तीसरी चीज़, रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज़। ये बात ज़रा समझने वाली है, इंपॉर्टेंट है। रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज़, या रिलीजियस बिलीव्स और फिलोसफिकल आइडियाज़ कह सकते हैं इसको। तो आपको पता है कि जो रिलीजियस बिलीव्स होते हैं वो बाज़ औक़ात उनके ज़रिए भी हाइपोथेसिस बनाई जा सकती है, या फिलोसफिकल आइडियाज़ की बेस के ऊपर, फ़लसफ़े के को बुनियाद रखते हुए आप कोई आइडियोलॉजी पेश कर सकते हैं। मैं रिलीजियस आइडियाज़ की एग्जांपल देना चाहूँगा। डियर स्टूडेंट्स, आज से तकरीबन 200 साल पहले, या मैं 200 साल बहुत ज़्यादा एक यानी कि अप्रॉक्सीमेट टाइम ड्यूरेशन बता रहा हूँ, ये बहुत कम, इससे भी कम अरसे से, यानी कि हार्डली 1 सदी हुई होगी कि इससे अगर आप पीछे चले जाएं, तो हम अगर साइंस की किताबों को पढ़ा जाए तो पता चलता है, और बाकायदा तौर पर स्टूडेंट्स को यह पढ़ाया जाता था कि अर्थ इज़ फ्लैट, शेप ऑफ द अर्थ इज़ फ्लैट। ये बिल्कुल कागज़ की तरह, जैसे वो फ्लैट होता है ना, कागज़ फ्लैट होता है बिल्कुल ऐसे,
जैसे कि मेरा हाथ बिल्कुल फ्लैट है, इसी वजह से हम इसके ऊपर ऐसे मूव कर रहे हैं लाइक दिस, क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैट है, चिपटे है। क्लियर? ऐसा स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता था। शुरू शुरू के साइंटिस्ट थे, उनका ये मानना था। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जब पहली दफा in 1577 there was a scientist by the name of Sir Francis Drake. He sailed around the world. ठीक है, उसने पूरी दुनिया के गिर्द जो है वो सेलिंग की, यानी कि वो शिप के जरिए चक्कर लगाया, तो तब उसे पता चला कि ये फ्लैट नहीं है। जब वो एंड्स पे पहुंचा तो उसे पता चला कि ये फ्लैट नहीं है, सो इट इज स्फेरिकल। कब पता चल रहा है? 1577 में, यानी 16वीं सदी में आकर पता चल रहा है हमें कि दैट, और वो भी एंड पे। क्लियर? एट द एंड ऑफ द 16th century बाय द सेलिंग ऑफ द सर फ्रांसिस ड्रेक, ये पता चला कि द शेप ऑफ द अर्थ इज नॉट फ्लैट, इट इज स्फेरिकल। इसका मतलब जो पहले जो स्टूडेंट्स जो सोचते थे चपटी है, वो तो उनका आइडिया हो गया गलत। क्लियर? तो अब नया एक आइडियोलॉजी आ गई। ठीक है, सो अब जब इंसान स्पेस में जाता है, जब स्पेस में जाता है तो पता चलता है स्फेरिकल। स्फेरिकल कहते हैं गोल को, जैसे बॉल होती है ना, गोल बॉल, ठीक है, तो उस तरह से स्फेरिकल। लेकिन जब इंसान स्पेस में जाता है तो पता चलता है, जब एडवांस टेक्नोलॉजी आती है उसके पास, वो स्पेस में ट्रेवल कर सकता है, तो ऊपर से जाकर जब देखता है ज़मीन को तो पता चलता है ये बिल्कुल गोल नहीं है। इट इज़ नॉट कंप्लीटली स्फेरिकल, इस तरह से स्फेरिकल नहीं है। दिस इज कॉल्ड अ स्फेरिकल। So earth is not like that, rather it is geospherical, कुछ इस तरह से, like this, ठीक है, एंड से थोड़ा सा इस तरह से है, like this. So this is like our earth, this is earth. इस शेप को नाम दिया जाता है geospherical. It is geospherical in shape. The earth is geospherical in shape. Clear? बिल्कुल गोल नहीं है, बल्कि इस तरह से है। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, ये कब पता चल रहा है हमें? ये 17वीं 18वीं सदी में, 19वीं सदी में आकर पता चल रहा है कि अर्थ की शेप कुछ इस तरह से है जब इंसान स्पेस में जाता है। ठीक है, 16वीं सदी के एंड में पता चल रहा है कि ये स्फेरिकल है, वो फ्लैट नहीं है। और फिर 18वीं 19वीं सदी में आकर पता चल रहा है कि ये बिल्कुल गोल नहीं है, बल्कि थोड़ा सा एंड से इस तरह से फ्लैट लाइक है। क्लियर? तो दिस इज जियोस्फेरिकल। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 1400 साल पहले, बल्कि इससे भी ज़्यादा, 1450 साल पहले, यानी कि 14 सदियां पहले, ठीक है, 1450 ईयर्स अगो, बल्कि इससे भी ज़्यादा अरसा का, यानी अब तो 1450 ईयर्स से भी ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, व्हेन आवर लास्ट प्रॉफिट केम इनटू दिस वर्ल्ड। तो अल्लाह ताला ने उनको कुरान के ज़रिए बताया इन चैप्टर नंबर 79 सूरह नाज़ियात, ठीक है, उसकी वर्स है 30। हमारा जो कुरान है, होली कुरान, नोबल कुरान, तो उसकी वर्स नंबर 30 और सूरह है 79, दैट इज सूरह नाज़ियात। उसमें यह बताया गया कि वी मेड द अर्थ स्फेरिकल, ठीक है, उसमें यानी कि उसमें स्फेरिकल का जिक्र है, दहाहा का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। सो दहाहा इज अरबिक वर्ड, और जब इसका कंप्लीट ट्रांसलेशन करते हैं तो ट्रांसलेशन से पता चलता है कि दहाहा बेसिकली इट इज द शेप ऑफ द ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। तो दिस स्टूडेंट्स, आज वो शुतुरमुर्ग का अंडा भी अवेलेबल है। क्लियर? तो आप उसको देख सकते हैं, अर्थ की शेप को भी देख सकते हैं। सो दिस इज ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। तो इसकी शक्ल बिल्कुल, इसकी शेप जियोस्फेरिकल है। तो ये बात 1450 ईयर्स अगो, 1450 साल पहले किसमें मेंशन की गई? कुरान में। उस वक्त ना तो कोई माइक्रोस्कोप थी, ना ही कोई ऊपर वो टेलीस्कोप्स थी, ना कोई इस तरह का कोई इजादात थी। तो यहाँ पर इसलिए तो कहा जाता है कुरान इज़ अ बुक ऑफ साइंस। साइन का मतलब निशानियाँ, जिसमें अल्लाह ताला बार बार जिक्र फरमाते हैं कि अकल वालों के लिए निशानियाँ, इसमें तो निशानियाँ बताई गई हैं, ठीक है। तो ये साइंस की एक निशानी बताएगी। तो उस वक्त अगर ये कोई मतलब कि कोई साइंटिस्ट ये हाइपोथेसिस पास कर देता, ये हाइपोथेसिस बना, ये स्टेटमेंट पास कर देता कि अर्थ की जो शेप है वो जियोस्फेरिकल है,
ठीक है, लाइक द ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। तो ये कौन करता? रिलीजियस बिलीफ है, मुसलमान करते, ठीक है, और आज ये बात बिल्कुल सच साबित होती है, ठीक है, आज इसको प्रूफ कर दिया गया। सो ये रिलीजियस बिलीफ, इसी तरह से आपको पता है कि पहले जो पढ़ाया जाता था कि सूरज की अपनी रोशनी है, चांद की अपनी रोशनी है, लेकिन बाद में जब एडवांस टेक्नोलॉजी होती है तो पता चलता है कि द लाइट ऑफ द मून इज नॉट इट्स ओन लाइट, क्लियर, रादर इट इज बोरोड लाइट फ्रॉम द सन। तो ये सूरज से मांगी हुई जो है वो बोरोड लाइट है, जो कि रात के जब सूरज जो है इट मूव्स अवे फ्रॉम द दैट्स वेरी साइड, तो द मून ग्लोज, ठीक है, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, क्लियर। आपने पढ़े थे साइंस में, आज 6th ग्रेड 7th ग्रेड में पढ़ते हैं ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में, क्लियर। तो ये बात भी 1450 साल पहले इसका जिक्र कुरान पाक के अंदर मौजूद है कि जो चांद की रोशनी है उसकी अपनी रोशनी नहीं है, बल्कि इट इज़ अ बोरोड लाइट। तो ये है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज रिलीजियस बिलीफ, दिस इज रिलीजियस आइडियाज, कि उस वक्त अगर साइंटिस्ट ये हाइपोथेसिस पास कर देते या कोई मुसलमान साइंटिस्ट इसको हाइपोथेसिस पास करते हैं तो आज ये बात सच साबित होती है। तो इस तरह से भी हाइपोथेसिस बनाया जाता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ। चौथा पॉइंट, दैट इज कंपैरिजन एंड एनालॉजी। कंपैरिजन, कंपेयर किया जाता है एक जैसी चीजों को, मवाजना किया जाता है, यानी कि आप एक कार का कार के साथ मवाजना कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कंपैरिजन। या फिर ऐसा तो नहीं है कि कार का आप जो है वो जहाज के साथ करें, ठीक है, सो दैट इज नॉट द रीजन। उस तरह से कंपैरिजन नहीं होता। तो कंपेयर हमेशा एक जैसी चीज़ों को किया जाता है, उसमें कुछ डिफरेंस, हाँ ये उसमें फ़र्क हो सकता है, उसके साइज़ का फ़र्क हो सकता है, कलर का डिफरेंस हो सकता है, उसमें जो मौजूद सहूलियात हैं गाड़ी के अंदर उसका फ़र्क हो सकता है, इसके इंजन की पावर का फ़र्क हो सकता है, लेकिन कार का कार के साथ कंपैरिजन किया। इसी तरह से स्टूडेंट्स बायोलॉजी के अंदर मुख्तलिफ तरह से कंपैरिजन, जो एक जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम कंपेयर करते हैं। तो दो तरह की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, एक होते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स और एक होते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स। तो एनालॉगस और होमोलोगस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जो होमोलोगस ऑर्गन्स हैं, दे हैव सेम स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, बट फंक्शन इज डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट फंक्शंस। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बल्कि स्केलेटन ऑफ फ्रॉग पढ़ेंगे, क्लियर, सो लाइक द फोर लिम्ब, ये हमारा फोर लिम्ब है, यानी कि अपर लिम्ब है, इसमें हमारी जो आर्म है इसमें ह्यूमरस है, हमारी फोर आर्म के अंदर रेडियस और अल्ना है, ठीक है, यहाँ पर हमारी हथेली के के अंदर यहाँ पर कार्पल्स हैं, उसके आगे मेटाकार्पल्स और उसके आगे फेलेंजेस। इसी तरह से एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग है, उसके अंदर भी ये ह्यूमरस, रेडियो, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस उसके अंदर भी मौजूद हैं, सेम स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरह से अगर आप देखें हॉर्स, ठीक है, हॉर्स का जो अपर लिम्ब है वो भी तकरीबन इसी तरह से बना हुआ है। अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें, रेप्टाइल्स के अंदर भी ये अपर लिम्ब इसी तरह से बना हुआ है। बर्ड का अगर आप ये अपर लिम्ब देखें, ठीक है, तो वो भी सेम स्ट्रक्चर। तो इस तरह के ऑर्गन्स जिनका स्ट्रक्चर सेम हो उन्हें कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स, लेकिन इनका फंक्शन एक जैसा नहीं है। जैसे कि स्ट्रक्चर तो सबका ये वाला ऊपर वाला सेम, हम इसको करते हैं पकड़ने के लिए, ग्रिप करने के लिए, लिखने के लिए, खाने के लिए। घोड़ा उसको इस्तेमाल करता है भागने के लिए। बर्ड्स उस फोर लिम्ब को इस्तेमाल करते हैं फ्लाई करने के लिए। तो फंक्शन डिफरेंट हो गया, लेकिन स्ट्रक्चर इनका सेम हुआ। और दूसरा होते हैं एनालोगस ऑर्गन्स। एनालोगस ऑर्गन्स, और इसी की स्टडी को कहते हैं एनालॉगी, ठीक है। ये इसके अपोजिट होता है, मतलब कि यहां पर सेम फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स देखें, बर्ड्स के पर होते हैं, किसके लिए होते हैं? उड़ने के लिए। बटरफ्लाई यानी कि जो तितलियां, उनके भी पर होते हैं, किसके लिए? उड़ने के लिए। कॉकरोच के पास 4 पर होते हैं, हम पढ़ेंगे, इसकी डायसेक्शन भी करेंगे सेकेंड ईयर के अंदर और फर्स्ट ईयर के अंदर। तो इसके 4 पर होते हैं, ठीक है, किसके लिए? फ्लाई करने के लिए। इसी तरह से अगर हम बात करें बैट्स यानी चमगादड़, उसके भी पर होते हैं और वो भी किसके लिए होते हैं? उड़ने के लिए।
लेकिन इन सब का फंक्शन क्या है? सेम फंक्शन, दे हैव टू फ्लाई विद देम। चाहे वो बर्ड है, चाहे वो बैट है, चाहे वो इंसेक्ट्स हैं जैसे कि कॉकरोच या फिर कोई और इंसेक्ट जैसे कि बटरफ्लाइज, तो इन सब का फंक्शन क्या है उनके पैरों का? टू फ्लाई, टू मेक द ऑर्गेनिज्म फ्लाई, टू मेक द एनिमल फ्लाई। लेकिन इन सब के स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। चिड़िया का पर तितली के पर जैसा नहीं है, तितली का पर जो कॉकरोच के पर जैसा नहीं है, कॉकरोच का पर या इन सब के पर चमगादड़ के पर यानी कि बैट के पर जैसे नहीं है। सो फंक्शन सबके सेम लेकिन स्ट्रक्चर सबके डिफरेंस हो, दिस इज एनालॉजी। तो ये सारे क्या हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इनको हम किस तरह से स्टडी कर रहे हैं? बाय कंपैरिजन। क्लियर? चाहे वो स्ट्रक्चर की शक्ल में हो, चाहे वो फंक्शंस की शक्ल में हो। क्लियर? सो दिस स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ द कंपैरिजन एंड एनालॉजी दे कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। इसी तरह से डिस्कवरी ऑफ वन थिंग व्हाइल लुकिंग फॉर द अदर्स। कोई आप एक चीज देख रहे थे किसी और हवाले से और उसके दौरान आपको एक नई चीज पता चल जाती है। लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं देखना चाह रहा हूं कि पैनाडोल यानी उसका सॉल्ट जो है वो पैरासीटामोल, जैसे कि पैरासीटामोल का इफेक्ट देखना चाह रहा हूं ऑन पेन यानी मुझे जिस्म में दर्द हो रहा है, जिस्म में हल्का हल्का दर्द है या सर में हल्का हल्का दर्द है, तो मुझे पता चला कि सर दर्द के लिए या जिस्म में दर्द के लिए आप पैनाडोल खाएं या पैरासीटामोल लें। ठीक है? जब मैं आई वॉज लुकिंग फॉर पैरासीटामोल्स एक्शन फॉर एक यानी कि दर्द के लिए, लेकिन जब मैं उसको दर्द के लिए लेता हूं तो मुझे पता चलता है मेरे दर्द के साथ साथ जो बुखार था वो भी उतर गया। तो ये मैं उसको देख रहा हूं दर्द के लिए और उससे बुखार भी उतर जाता है। सो जो एक चीज की डिस्कवरी के दौरान दूसरी चीज मेरे सामने आ गई, तो इसको भी मैं हाइपोथेसिस बनाने में इस्तेमाल कर सकता हूं। क्लियर? सो दिस इज हाउ डिस्कवरी ऑफ वन थिंग व्हाइल लुकिंग फॉर द अदर्स। तो इस तरह से और बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं जो साइंस में, जैसे कि आपको याद होगा, आप पढ़ेंगे भी इंग्लिश में कि वो पेनिसिलिन वो किस तरह से डिस्कवर हुई थी। ठीक है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में डिस्कवर की थी। वो एक्चुअली देखना चाह रहा था बैक्टीरिया। ठीक है? ही वॉज वर्किंग ऑन बैक्टीरिया और उससे फंगस मिल गई। ठीक है? फंगस का इफेक्ट उसके ऊपर देख लिया उसने, एंटीबायोटिक इफेक्ट जो है उसको डिटेल से आप पढ़ेंगे। सो दिस इज हाउ। अब आते हैं स्टूडेंट्स कि हाइपोथेसिस तो बन गई, अब हाइपोथेसिस को चेक कैसे करना है? हाउ? जस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, तो हाइपोथेसिस को हमेशा चेक किया जाता है एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए। एक्सपेरिमेंटेशन। सो द हाइपोथेसिस is subjected to rigorous टेस्टिंग। उसको टेस्ट किया जाता है। ठीक है? और टेस्ट करने के लिए फिर एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है? और उसमें कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप आपको याद होगा। ठीक है? कंट्रोल ग्रुप को और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को तमाम को एक जैसी सहूलियात मुहैया की जाती हैं, एक जैसी कंडीशंस रखी जाती हैं, सिवाय एक के जो एक्सपेरिमेंटल जिसको हम चेक करना चाह रहे हैं, इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को दी जाती है और कंट्रोल ग्रुप को वो चीज़ नहीं दी जाती। आप डिटेल के साथ इसको पहले भी पढ़ चुकी हैं। और आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन अगर आपके रिजल्ट्स एज इट इज आए जैसा कि आपने हाइपोथेसाइज किया था, जैसे आपके हाइपोथेसिस था, तो डियर स्टूडेंट्स आपकी जो सारी मेहनत है वो ज़बरदस्त हो जाएगी और सारी मेहनत में आपको कामयाबी मिलेगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अगर आपने एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके रिजल्ट्स वैसे ही आए जैसा कि आपने हाइपोथेसाइज किया था, सो नाउ दैट वेरी हाइपोथेसिस इज नोन एज अ थ्योरी। उसको थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्लियर? सो इफ द हाइपोथेसिस is tested again and again and again and is well supported by results
रिजल्ट्स उसके सपोर्ट कर रहे हैं आपके हाइपोथेसिस को, एंड इज नेवर रिजेक्टेड, और कोई भी उसको रिजेक्ट नहीं कर पा रहा, देन दैट वेरी hypothesis is now called a theory. अब उसको हम क्या कहते हैं? Theory. For example, like cell theory, chapter number 4 में पढ़ेंगे. Like the germ theory of disease, क्लियर, चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे. या जैसे डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, तो ये थ्योरीज हैं, क्लियर. तो जब आपने एक हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशंस की, उसकी बिहाफ के ऊपर आपने हाइपोथेसिस बनाया, स्टेटमेंट पास की, फिर उसको एक्सपेरिमेंटेशन उसके लिए डिजाइन की और उसको बार बार चेक किया और उसके रिजल्ट्स बिल्कुल वैसा ही आ रहे हैं जैसे कि आपने हाइपोथेसिस दिया था. बार बार चेक करने के बाद कोई उसमें कोई नेगेशन नहीं आ रही, कोई उसमें गलती नहीं आ रही, और वो अपने रिजल्ट से वेल सपोर्टेड है, तो ऐसा हाइपोथेसिस अब कहलाता है थ्योरी, क्लियर. और फाइनली इन द लास्ट, दैट इज लॉ. अब डियर स्टूडेंट, जैसे ही कोई थ्योरी बनती है तो वो उसका बाकायदा एक प्रोसीजर होता है. आपको पता है कि उसको हम सेमिनार्स के अंदर और फिर नेशनल जर्नल्स और इंटरनेशनल जर्नल्स में उनको पब्लिश करवाया जाता है ताकि पूरी दुनिया में वो उसको पढ़ सकें. जैसे ही कोई पब्लिशिंग होती है तो फिर क्या होता है कि बाकी जो साइंटिस्ट होते हैं वो उस पर शक करते हैं. कुछ ऐसे साइंटिस्ट मुख्तलिफ तरह की दुनिया मौजूद है, वो शक करते हैं कि ये कैसे हो गया. वो क्योंकि आपने उस रिसर्च में हर चीज़ मेंशन की, वो टर्म्स, वो कंडीशंस, किस किस तरीके आपने परफॉर्म किया, किस किस डिवाइस को इस्तेमाल किया, क्या क्या रिजल्ट्स निकले, एवरीथिंग. तो वो फिर उसको बेस बनाकर और वो अपने बिहाफ के ऊपर टेस्ट करते हैं, ठीक है. लगे रहते हैं किसी तरीके से उसको गलत साबित करें, किसी तरीके से उसको गलत साबित करें. जैसे कि लेट्स सपोज अगर हम बात करेंगे, जैसे कोविड है, तो कोविड में पूरी दुनिया में चल रहा है, मामला चल रहा है, और पाकिस्तान अनाउंस कर देता है दैट वी हैव गॉट द वैक्सीन, हमने वैक्सीन बना ली है, ठीक है, वी हैव कंस्ट्रक्टेड द वैक्सीन फॉर कोविड. तो पूरी दुनिया में इतने इतने बड़े जो अपने आप को सुप्रीम पावर्स या सुपर पावर्स कहते हैं, मतलब जैसे कि अमेरिका और जापान या रशिया, तो वो क्या करेंगे? दे विल फील जेलसी फ्रॉम अस, वो हमसे जेलस होंगे, वो कहेंगे कैसे हो गया इन्होंने कर लिया. सो विल शो दिस इज हाउ, हम उसको बाकायदा तौर पर शो करेंगे. वो क्या करेंगे? उसी को टेस्ट करेंगे, क्या वाकई इस तरह से करने से ऐसा हुआ, गलती निकालने की कोशिश करेंगे. अगर तो हमारी वो फॉर्मुलेशन या वो तरीक़ेकार जो जिसके ज़रिए हमने बनाई वो साबित हो गया, सो ऑल ऑफ देम दे हैव टू एक्सेप्ट, क्लियर. तो दिस, और अगर उसमें कोई गलती हुई तो वो रिजेक्ट भी हो सकता है कि ये गलत है, इसमें गलतियाँ हैं वगैरह वगैरह. इसी तरह से जब थ्योरी पास की जाती है तो दुनिया के मुख्तलिफ साइंटिस्ट, चूँकि ये इंटरनेशनली पब्लिश होती हैं, तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट उसमें गलती ढूंढने की कोशिश करते हैं. और अगर वो बार बार उसको चेक कर रहे हैं और उसमें कोई गलती नहीं आ रही, तो फिर दैट वाली थ्योरी now becomes the law, clear. So if the theory is tested again and again, and is not falsified ever, और उसको गलत साबित ना किया गया हो कभी भी, then the theory becomes law. अब वो क्या कहलाएगा? लॉ. और लॉ याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, the laws are the constant fact of nature. कुदरत का वो कानून होते हैं, ठीक है. और डिस्कवरर सिर्फ उसको डिस्कवर करता है. ये सारी चीज़ें दुनिया में मौजूद थी, लेकिन साइंटिस्ट क्या करता है? उसको
डिस्कवर करता है। क्लियर? वो अपने तरफ से कोई चीज़ नहीं बनाता, जस्ट वो उसको डिस्कवर करता है। तो लॉस जो होते हैं, जैसे आपने पढ़ा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, दैट वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर शर्त क्या है, अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी साइंटिस्ट आज की डेट में भी अगर ये वाला प्रैक्टिकल करता है, ये वाला एक्सपेरिमेंट करता है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के प्रेशर को इंक्रीज करेगा तो इन अ कंटेनर तो उसका वॉल्यूम कम होगा। हालांकि ये बहुत पहले प्रूव हुआ था। तो जिसने इसको गलत साबित करने की कोशिश की वो नाकाम हुआ। तो इस वजह से ये आज लॉ है। सो लॉ की अपनी एक टर्म्स और कंडीशंस होती हैं। तो इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, यानी कि उसने साइंटिस्ट ने खुद से तो ईजाद नहीं किया, लेकिन उसने इसको डिस्कवर किया कि अगर हम ऐसा रखेंगे और ऐसा करेंगे तो ये चीज़ होगी, ठीक है। या वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ द प्रेशर इज कांस्टेंट। अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखें और गैस को कंटेनर के अंदर हीट करना शुरू कर दें, टेम्परेचर देना शुरू कर दें, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता जाएगा और उसको टेम्परेचर को डिक्रीज करने से उसका वॉल्यूम कम होता चला जाएगा। क्लियर? तो दीज आर द फैक्ट्स। और अगर उसमें कोई गलती साबित हो जाए थ्योरी में तो फिर वो लॉ कभी नहीं बनती। जैसे कि डार्विन थ्योरी, ठीक है, डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। उस वक्त तो वो बहुत उसका चर्चा था कि उसने उस वक्त की साइंटिफिक कम्युनिटी को बड़ा अपने साथ, यानी कि वेल सपोर्ट किया, मतलब कि उसके आइडियाज़ को वेल सपोर्ट किया गया और उसने कायल किया था अपने पॉइंट ऑफ व्यू को उस वक्त के साइंटिस्ट को या साइंटिफिक कम्युनिटी को। लेकिन बाद में फिर उसमें काफ़ी एरर्स निकले, जिसकी वजह से डार्विन्स की जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो थ्योरी ही रही, लॉ नहीं बना। क्लियर? क्योंकि लॉ उस वक्त बनता है जब थ्योरी को बार बार चेक किया जाए और उसमें कोई भी उसको गलत साबित ना कर सके। क्लियर? और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, जो लॉज हैं उसकी एग्जांपल्स, जैसे कि चूंकि हम वी आर टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के अंदर लॉज याद रखिएगा, जैसे कि हार्डी विनबर्ग लॉ, सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे आप, ठीक है, हार्डी विनबर्ग लॉ, ठीक है। इसी तरह से मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें दो लॉज हैं, ठीक है, जो कि आपने पढ़ने हैं सेकेंड ईयर के अंदर ही। एक मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और एक है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो आप ग्रेड 10 में भी डिस्कस कर चुके हैं इसको, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लॉ। और एक चीज़ याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, जो थ्योरी होती है वो अच्छी थ्योरी वो होती है, एक गुड थ्योरी इज दैट विच इज प्रिडिक्टिव एंड प्रोडक्टिव। जो प्रिडिक्शन जैसे, ठीक है, जिसके अंदर एक्सप्लेनेटरी पावर हो, वो और चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकती हो, मजीद चीज़ों की एक्सप्लेनेशन की काबिलियत रखती हो, तो उससे कहते हैं प्रिडिक्टिव। और एक होती है प्रोडक्टिव थ्योरी का मतलब यह है कि एक हाइपोथेसिस से मजीद हाइपोथेसिस को आप डिराइव कर सकते हो। जैसा कि आपको याद है, आपने ग्रेड 9 में वो मलेरिया का केस पढ़ा था, ठीक है। मलेरिया केस में आपने देखा था कि पहले आपने चेक की, वो द प्रॉब्लम वाज दैट कि मलेरिया किस वजह से हो रहा है। तो उसके लिए हाइपोथेसिस क्या क्या पास किया गया था, दैट मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। क्लियर? द प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। क्लियर? तो उसके बाद जब ये मसला हल हो गया, पता चला बिल्कुल ठीक है, अब नेक्स्ट इसी से हाइपोथेसिस एक और निकल आया कि हाउ इट इज ट्रांसफर्ड इनटू द ह्यूमंस, कि वो इंसानों में कैसे जाता है। उसके लिए फिर एक हाइपोथेसिस दिया गया दैट मॉस्किटोज आर द कॉजेटिव एजेंट्स फॉर मलेरिया। तो फिर उसके ऊपर मजीद फिर रिसर्च हुई, पता चला ये भी सच साबित हुआ कि मॉस्किटो ही मलेरिया कॉज करते हैं, ऑन एंड ऑन। तो ऐसी थ्योरी जिसमें एक हाइपोथेसिस से दूसरे से तीसरे से चौथा और मल्टीपल और जो हैं वो राहें खुल जाएं और हाइपोथेसिस बनाने की जो है वो आपको फैसिलिटी मिल जाए, तो ऐसी थ्योरी को कहते हैं प्रोडक्टिव थ्योरी। क्लियर? और आमतौर पर प्रोडक्टिव थ्योरी ही आगे चलकर लॉ बनती है। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा एंड यू आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन थ्योरी एंड लॉ एज वेल। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।